मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 की संख्या पद्धति। इसमें हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्या कैसे होती है तथा इसका हम बेसिक बताएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। संख्या होती क्या है देखिए, सबसे पहली संख्या, ठीक है, क्या है संख्या, क्या है हमारी संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे इंग्लिश में से, नंबर। अब संख्याएं होती क्या है, देखिए संख्या होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये इसके प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कौन कौन सी होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। पहली कौन सी है, वास्तविक, और दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी हमारी कितने प्रकार होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या, दूसरी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या, दूसरी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। तो पहले लिखिए, इसका इंग्लिश में लिखिए क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी देखिए, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, ये भी होती है दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है हमारी, दो प्रकार की परिमेय की। ठीक, ये और क्यों, पहली कौन सी होती है, हाँ देखो परिमेय संख्या पूर्णांक। पहली देखिए परिमेय संख्या क्या, ये देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहली होती है पूर्णांक, दूसरी कौन सी होती है, भिन्न। ठीक, पूर्णांकों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। पूर्णांक, ये पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले होता है पूर्णांक, यानी कि हमारा पूर्ण संख्याएं, क्या होती है, पूर्ण संख्या। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या होती है, पूर्ण संख्या, उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर या होल नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या होती है, निगेटिव, निगेटिव नंबर्स। ठीक, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी होती है हमारी शून्य या जीरो। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और शून्य यानी कि जीरो। इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या, तो देखिए सबसे पहले क्या है, संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। परिमेय संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, कौन सी, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक दो प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक। पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या और शून्य। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या, यह है इनके पास। अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर जीरो या जीरो से अधिक आए। यानी कि अगर हम वास्तविक संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं
तो हमारा जो वर्ग है उसका 0 या 0 से अधिक आना चाहिए। तो क्या है हमारी ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है। सबसे पहले मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारा 1 है, यानी कि जितनी भी प्लस की पॉजिटिव, जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं, ठीक है, वो सभी इसी का एग्जाम्पल है। और माइनस की भी है, अपॉन वाली भी है, माइनस में भी है। देखिए 1 है, माइनस की 1 है, 1/2 है, माइनस की 1/2 है, √3 है, माइनस का √3, यानी कि रूट में भी कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह से ये सभी क्या है हमारी वास्तविक संख्या है। अब होंगी कैसे, देखिए सबका एक एक ले रहे हैं। इसका देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो क्या है हमारा 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी ये वास्तविक संख्या है। हमने बताया भी है वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसका वर्ग करने पर 0 या 0 से अधिक आए। यहाँ पर 1 है, 0 से ज्यादा होता है, यानी कि एक क्या होता है 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये माइनस जो 1 है हमारी वो वास्तविक संख्या है। इसी तरह से -1 का होल स्क्वायर करेंगे, वो भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो क्या होता है 0 से अधिक होता है। इसी तरह से -1/2 का करेंगे, 1/2 का करेंगे, और भैया -1/2 का दोनों का क्या आ जाएगा 1/4, जो क्या है 0 से ज्यादा है। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ये भी क्या है 1 से 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, इसी तरह से ये क्या है सभी वास्तविक संख्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम काल्पनिक संख्याओं की तरफ। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 0 से कम आती है। यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए हमारा 0 से कम आना चाहिए। यानी कि x² इज लेस देन टू 0, यानी कि 0 से क्या है कम है, या 0 इज ग्रेटर देन x²। ठीक, तो देखिए क्या है, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या रूट के अंदर -3, यानी कि रूट के अंदर माइनस लगा के कोई भी संख्या लिख दो। रूट के अंदर लगा, रूट लिखा उसके अंदर माइनस, रूट लिखो उसके अंदर माइनस के साथ कोई भी संख्या। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे है देखिए, जैसे कि √3 है, √3 अभी हमने बताया रूट में -3, ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट पे, यानी कि जब रूट होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा -3 क्या है हमारा 0 से ज्यादा है, वो सॉरी 0 से क्या है कम है, तो 0 से कम है, 0 हमारा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से रूट में -1, ये इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -1, तो ये क्या है 0 से छोटी है। ठीक है, 0 से छोटी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारी काल्पनिक संख्या है। तो ये जितनी भी है, यानी कि रूट के अंदर माइनस लगा हो, उसके अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, ये सभी कैसी है हमारी काल्पनिक संख्या है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, तो आगे हम ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे 10th में नहीं है, ये 11th 12th में है, 11th में है चैप्टर। ठीक है, समुच्चय यानी कि सेट, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो अगली देखिए इसी तरह से क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाए, या जिसका मान निश्चित हो, वो सभी क्या कहलाती है परिमेय संख्या। यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसी की डेफिनेशन हम देखिए, यानी कि वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें, लेकिन Q का मान हमारा शून्य ना हो, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिसको हम P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख दें, और Q का मान हमारा शून्य ना हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है, हर का मान हमारा शून्य ना हो, अंश बटे हर में लिख दें हम, लेकिन हमारा हर का मान शून्य ना हो, वो क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, चाहे हमको प्लस में ले, चाहे हम माइनस में ले, माइनस में भी 0 में भी कोई भी संख्या हमारी हो सकती है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, माइनस में है, प्लस में है, 0 है, ये सभी क्या है हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, और भी देखिए इनके नीचे देखिए 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 1 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -3 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 4/1 लिख सकते हैं। और यही जरूरी नहीं है, 2/3 है, 5/6 है, इसमें क्या है क्यों 0 नहीं है, यानी कि इधर सब में 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, मतलब 6 है। इसी तरह से माइनस में भी हम ले सकते हैं क्या 7/2। ठीक है, ये भी इसमें नीचे 2 है, यानी कि ये क्या है हमारी सभी
परिमेय संख्याएं हैं, इनको हमने p अपॉन q के रूप में लिख दिया है और q का मान हमारा शून्य नहीं है। आगे देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखिए अगली, देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में ना लिख सके, यानी कि हम इनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ठीक है, ये कंसिस्ट नहीं करती है, यानी कि p बटे q के रूप में। तो ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इनके एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 2 है, रूट में हमारा 7 है, और जरूरी ये पाई भी इसी में आता है, क्योंकि इनकी मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता। इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? वे संख्याएं जिसका मान निश्चित नहीं होता अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या? आगे देखिए, इसी तरह से ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप लिखते जाना। ठीक है, आगे देखिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, यानी कि जिनके बटे में कुछ नहीं होता है। जैसे अभी हमने कर रहे थे परिमेय संख्याओं के 1/2 किया, 1/2 यानी कि 2 का जब बटे में डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 10, ठीक है, कितने बार आया? 0.5। ठीक है, या 0.5। इसका मतलब क्या है? हमारा ये बटा है, एक चीज दो भागों में बटी है। ये 1/2 यानी कि एक कोई भी वस्तु है उसके कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए, यानी कि आधा आधा। ये पूर्ण हमारा नहीं है, यानी कि पूरा पूरा नहीं है। हमने क्या किया? आधा किया, यानी कि बांटा है। बांटा तो हमारा पूर्ण नहीं। हमारी पूर्णांक क्या होती है? जो पूर्ण संख्या होती है। ये कहां से शुरू होती है? परिभाषा इनकी क्या कर सकते हैं? संख्या जो पूर्ण होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका अगर हम लिखना चाहें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, माइनस में कोई भी संख्या। ठीक है, इसको देखिए बताते हैं। देखिए इस पे बना रहे हैं, नीचे आराम से देखना। ये हमारी क्या है? कोई भी नंबर लाइन है। ठीक है, इधर क्या होता है? 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इसी तरह से इस तरह से ये चला जाएगा। ठीक है, अनंत तक, यानी कि अप टू -1, -2, -3, इसी तरह से -4, और ये भी कहा जाएगा? अनंत तक। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर क्या है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, अपरिभाषित, यानी कि जिसका कोई भी वैल्यू ही ना आए, पता ही चले, हमें ऐसा पता ही नहीं है। देखिए यहाँ तक अनंत तक का मतलब है हमें कोई भी ऐसा अंक पता नहीं है जिसके बाद कोई अंक ही ना हो, यानी कि हमें किसी भी अंक की लास्ट लिमिट नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी अनंत है, अपरिभाषित है। इसी तरह से इसको कैसा? ये माइनस में है तो माइनस का इनफाइनाइट, इधर क्या होगा? प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इधर भी क्या है? इधर माइनस में था तो माइनस का इनफाइनाइट अनंत तक, इधर प्लस का अनंत तक। ठीक है, ये क्या है? हमारी संख्या रेखा है, और यही जो है यही पूर्णांक, यही क्या है? हमारे पूर्णांक, क्योंकि इधर क्या है? 4 है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट तक। इसी तरह से ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या? ठीक है, इनको लिख सकते हैं। अगली नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको रफ नहीं कर रहे हैं, इसी तरह समझा देंगे। अगली क्या है? पूर्णांक, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगली क्या है हमारी? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है वे संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इनको कैसे लिख सकते हैं? अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश ऊपर होगा, हर नीचे होगा। कोई भी संख्या हो, अभी हमने जैसे लिखा भी था क्या? 1/2, ये क्या है? 1/2 है, 2/3 है, 1/5 है। ये सब क्या है? हमारी ऊपर 1 है, नीचे 2 है, यानी कि ऊपर वाला जो 1 है वो क्या होता है? अंश, यानी कि न्यूमरेटर। नीचे वाला 2 है वो होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर। 1/2, 2/3, ये क्या सभी मेरे भिन्न के रूप में है, तो इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आ जाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या। इसमें भी पूर्णांक, ये पूर्ण अंक, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे पूर्णांक और पूर्ण संख्या में से कितना अंतर होता है कि इसमें निगेटिव वाली चीजें आती है पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण संख्या में हमारी निगेटिव नहीं आती। वो कहां से शुरू होती है? 0 से। वो कहां से शुरू होती है? अप टू 0, 0 से शुरू होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत की। ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या? अगली देखिए ऋणात्मक। ऋणात्मक वाली ये जो है, ये क्या है? सब हमारी ऋणात्मक संख्या है।
ये क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी क्या हमारी ऋणात्मक संख्या है। कैसी, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। ठीक, ये कैसी है, ऋणात्मक संख्याएं है। आगे देखिए, ऋणात्मक संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ये कहां से शुरू होगी, 1 से। तो देखिए ये क्या है, 1 से, 1 से, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये बीच में देखिए इसके, इनको नेचुरल नंबर और ऋणात्मक निकालने के बाद आपके पास ये एक देखिए, ये क्या बचा ना, 0, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में देखिए क्या है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो लेकिन हम, और हमारी ये प्राकृतिक संख्या कहां से, 1 से शुरू होती है, तो इनमें क्या बचा, सिर्फ 0। यानी कि ये भी दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक संख्या और शून्य। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो वह पूछ ले अभी। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इनके हम एग्जाम्पल दोबारा से एक बार लिख दे रहे हैं, जिससे भी किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वह आराम से कर ले। ठीक है, उसकी समस्या का निदान हो जाए, समस्या ना रहे उसकी। इसके एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं के। ठीक है, सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल। 1 है, -1 है। ठीक है, यानी कि प्लस में भी कोई संख्या होती है, माइनस में भी हो सकती है। प्लस में 1/, में भी कुछ हो सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हमारा हो सकता है, और माइनस रूट में भी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह से काल्पनिक संख्याओं का, काल्पनिक संख्याओं का देख लीजिए। काल्पनिक संख्या में क्या है, रूट में कोई भी संख्या, रूट लिखो, उसके अंदर माइनस लगा के कोई भी संख्या लिख दीजिए। रूट लगाया, माइनस लगा के कोई भी संख्या उसके अंतर्गत लिख दीजिए, कौन सी है हमारी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि रूट लगाया, उसके बाद -3, रूट -3, रूट -1, रूट -2। ठीक है, कर भी चुके हैं अभी। इसी तरह से परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देख लीजिए। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल जैसे 1 है, 2 है, 3/3 है। ठीक है, और डिवाइड में भी हो सकती है, जैसे 1/6। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए इनको भी ले लिया है। 2/6, 3/5, कुछ भी ले लिया था। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, देखिए अपरिमेय संख्या के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि पाई है। ठीक है, रूट में 3 है, रूट में 2 है, रूट में 5 है, रूट में 7 है। ठीक है, रूट में 8 है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग ना बने वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं होंगी। आगे देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक लिखा है -∞ टू +∞, बीच में 0 भी होगा। भिन्न, यानी कि जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं यानी कि जो 0 से शुरू होती हैं, ऋणात्मक, ये -1 -2 -3 -4 ∞ तक। प्राकृतिक संख्या 0 से छोड़ के 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। और 0 हमारा 0 है। ठीक है, यानी कि 0 इज द हीरो, यानी कि 0 हमारा एक ऐसी डिजिट है जो हमारी सब, किसने 0 की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, इंडिया की देन है 0 और दशमलव, ये इंडिया की देन है। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने हमारा 0 की खोज की थी, और ये 0 आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, नाम क्या था उनका, आर्यभट्ट, लिख भी लेना। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। क्या रहा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, क्या रहा है, आवाज जो नीचे दी गई संख्या है इनको आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि आवाज गुणनखंड के रूप में लिखिए। आवाज गुणनखंड होते क्या, पहले सबसे पहले क्या आया हमारे शब्द की अभाज्य, अभाज्य, और एक होता है भाज्य। ये होते क्या है, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं प्राइम नंबर्स, और अभाज्य को प्राइम नंबर्स और भाज्य को कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी भी टेबल से कट जाए, यानी कि अपने से तो कटी सभी करती हैं, बस से सभी करती हैं, और उसके बाद वो किसी और टेबल से भी किसी एक से कट जाए, वो सब क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और अगर वही अपने से कट जाए और सिर्फ वंश से कटेगी तो वो सब क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। जैसे देखिए प्राइम नंबर, यानी कि सबसे पहले क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है जिससे कि सबको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए
अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो अपने से और तथा बद से डिवाइड हो जाए वो सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसमें शुरुआत कहां से होती है? 2 से। 2 है, ठीक है, 3 है, 4 नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो 2 से विभाजित होती है। अब 5 आ जाइए, 5 किसी से विभाजित नहीं होती। 6, अगर 6 लिखेंगे तो 6 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 है, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 2 से विभाजित हो जाता है और 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। 8 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। 10 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाता है। अब 11 लिख लेंगे। 11 है, ठीक है। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 12 नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 13 है, 13। इसी तरह से 17 है, 19 है, इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। 23 है, ये सब अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या यानी कि वे संख्याएं जो अपने से और स्वयं यानी कि अपने के अलावा किसी से भी कट जाए वो सब क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारी 4 है, 4 2 से कट जाती है, ठीक है। 4 के बाद 6 है, ये 2 3 से कट जाती है। 6 के बाद 8 है, 8 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो 9 है, ये 3 से कटती है। 9 के बाद आ जाइए 10, 2 5 से कट जाती है। इसी तरह से संख्या ये भाज्य संख्या के, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब देखिए भाज्य भाज्य इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। अब आ जाएगी भाज्य के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के, यानी कि इसके गुणनखंड, यानी कि गुणा इसके इस हिसाब से तोड़ेंगे या अगर यानी कि इसके इस हिसाब से खंड करेंगे कि अगर उसका आप गुणा कर दे, गुणन कर दे तो वो यही संख्या आ जाए। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? जैसे कि 140 का पहला है हमारा 140, यानी कि 140। अगर इसके आप गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले किसे, ये जो लास्ट में क्या है हमारा 0 है, 0 है तो ये किससे 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए, कैसे कटेगा? 2 सत्ते 14, 0 बचा, फिर 2 से काट दीजिए। 2 कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, 1 बचा, इधर आ गया, कितना हो जाएगा इधर? 10। तो कितने बार जाएगा? 5, यानी 10 हो गया है। 2 के पार्ट में 10 कितने बार आता है? 5 बार में, तो 5। इसी तरह से 35 इसके 5 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है? 7 बार में। 7 7 के टेबल में 1 बार में आता तो 1। ये क्या हो गया? इसके गुणनखंड। अगर इसी के गुणनखंड लिखेंगे 140 के, तो 140 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, और गुणे 1, यानी कि ये वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 140 ही आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 और 20 सत्ते 140। इसी तरह से ये गुणनखंड हो गए। अब आ जाइए अगला, ठीक है। समझ में आ गए कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे? अभाज्य आते हो, अब ये अभाज्य है कैसे? 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे 156 का, ठीक है, 156 का, तो ये भी देखिए किसे 2 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है? देखो 2 के टेबल पर नहीं आता, लेकिन 15 यानी कि 1 से ज्यादा, क्या होता है? ज्यादा है, 1 से ज्यादा है 2, तो 1 नहीं आप लेंगे 15, यानी कि 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या लेंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करेंगे? 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1 बचा, वो इसके सामने आ गया 6 के, तो कितना हो जाएगा? ये 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक। इसी तरह से फिर 2 से करेंगे, देखिए क्योंकि 8 है, 8 2 से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा? 2 का टेबल यानी कि 7 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाए? 6, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, आता है 6, ठीक है। कितने बार में आता है? 3 बार में, तो 3 लिख दिया, बचा 1 इसके सामने, 18 हो गया। 18 आता है कितने बार में आता है हमारा? 9 बार में आता है, तो 9 लिख दिया। अब ये 3 है, ठीक है, 3 के टेबल से चला जाएगा, कितने बार में? 1 और 3। अब ये 13 है, 13 से 13 के टेबल में आता है, इस तरह से इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। तो कितना आया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है। अब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 तेरिया 156, ठीक है, कर लेना गुणा तो यही आएगा। अगला देखिए 3825 का, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, करिए 5 से, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 3, इसके साथ इसके सामने आ गया, कितना हो गया? 32। अब कितने बार में आएगा? 6 बार में, और झटका 30, बचा कितना? 2, 5 के सामने आ गया, कितना हो गया? 25, ठीक है। कितने बचा? 25, 5 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा, तो फिर से काट दो 5 से,
5 एकम 5, बचा कितना 2, इसके सामने हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 26, तो 25, बचा कितना 1, इसके सामने हो गया 5 या 15, ठीक। अब ये किसी से दिखाई दे रहा है, कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, तो 3 से काट दीजिए, 3 से कटा है तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा तो काट दीजिए, ठीक है। और 3 एकम 3, बचा कितना 2, इधर हो गया 21, 3 7 21, तो ये कितना बचा 17, और 17 सिर्फ 17 की टेबल में आता है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 दिया, 51 51 दिया, 153 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 765, और 765 का फिर से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3825 आ जाएगा। इस तरह से इसके ये गुणनखंड कर दिया हमने, कौन से अभाज्य गुणनखंड। अभी देखो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या। आप किसी से भी काट दीजिए, कोई भी मतलब नहीं होता है, गलत नहीं है, ठीक है। चाहे वैसे कायदा कहता है कि सबसे पहले छोटी संख्या से काटो, लेकिन कोई नहीं, किसी से भी करो, हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखिए अगला करेंगे 5005 का, किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा, कितना आएगा 1001। अब ये किससे जाएगा, देखो विषम है तो विषम से ही जाएगा, विषम से तो देखते हैं किससे जाएगा, 3 से देखते हैं सबसे पहले विषम, तो 3 से 3 3 का 9 बचा 1 10 हो गया, 3 3 का 9 बचा 1 11 है, तो नहीं जाएगा, ठीक है। 3 के बाद 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है और 5 के टेबल में 1 आता नहीं है। अब आ जाइए 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 3 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2 21 हो गया, 7 या 21 कट जाएगा, तो 7 से हम काट ले रहे हैं, ठीक, तो काटिए 7 एकम 7 बचा कितना 3 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा कितना 2 7 या 21, ठीक। अब ये देखिए अब ये किससे कटेगा, देखिए 3 से कट रहा नहीं, कट रहा है 4 से यानी कि विषम से ही कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 2 14 नहीं कटेगा, 9 से 9 से भी 9 कटे आता ही नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि 9 एकम 9 बचा 53 यानी कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब किससे जाएगा ये 11 से, देख, ठीक है, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11 बचा कितना 3, 11 तिया 33, तो 11 एकम 11 वो 13 एकम 13, ठीक है। यानी कि 13 आया, 13 एकम 13, ठीक है। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गया। अगला देख लीजिए, अगला कितना है हमारा 7429, ठीक है। देखिए लास्ट में 9 है, यानी कि विषम संख्या है, सब विषम क्या होते हैं अभी हम समझाए हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट में विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ये किसी भी सम संख्या से तो जाएगा नहीं, तो विषम संख्या से देखते हैं। सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के टेबल में ना आए, यानी कि 2 से विभाजित ना हो, वो सब विषम संख्या होती है। तो देखो जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, इससे तो ये ज्यादा से रहा, ठीक है। अब इससे जाएगा 1 है, 1 से तो छोड़ दो, 3 5 7 9 11 15 17 इससे जाएगा, तो देखिए यानी कि इससे जा सकता है। तो इनमें से किससे जाएगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले विषम संख्या 3 से 3 दूरी 6 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2 21 22 हो गया है, 3 7 21 बचा 1 और नहीं जाएगा, यानी कि 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किससे जाएगा 17 से, यानी कि उससे नीचे किसी से नहीं जाएगा, आप कोशिश कर लेना, ठीक है। 17 से जाएगा, तो सब देखिए 17 दूरी 34 17 तिया 51 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 68, कितना बचा हमारा, देखो 17 चौको 68 कितना बचा 6, ये कितना हो गया, इसके सामने आएगा कितना हो गया 62, 17 तिया 51, ठीक है, बचा कितना 11, इसके सामने हो गया 17 सत्ते 119, ठीक है। अब ये किससे जाएगा 19 से जाएगा, काटिए 19 दूरी 38, ठीक है, बचा कितना हमारे सामने 5, इसके सामने आ गया ये कितना 57, और 19 तिया 57, अब ये कितना 23 23 के कभी आता है 1, तो इसके गुणनखंड हो गया 17 19 23, ठीक है। इसी तरह से आपका ये रहा पहला सवाल। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो वह भी संकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि ये जो संख्याएं दी गई है जैसे कि 26 91 और 510 और 92 और 336 और 54, इसका क्या करना है एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएफ, यानी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की क्या होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, या क्या कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ज्ञात कीजिए तथा, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे महत्तम समापवर्त्य, और इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि मासपा और लसपा, ठीक है।
तो इनके सिद्धि की यानी कि सब एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, तथा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इससे ये भी जज करनी है कि दो संख्याएं हैं यानी कि 26 और 91, इनका जो गुणनफल है यानी कि इनका जो गुणा करेंगे तो बराबर होगा इसके एलसीएम के और इसके एचसीएफ के, इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है। सबका बिल्कुल सेम है। अब आपको 1 और 2 का बनाने, एक आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, इसका करते हैं, इसका भी देखिए पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट को कितना है 26। इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हम इससे पिछली वीडियो में और पहले में क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। चलिए करेंगे, कितने से जाएगा 2 से, कितने बार में जाएगा 1 और ये 3 13, तो 13 किसके 13 के टेबल बनता है कितने बार, एक बार में, ठीक है। ये हो गया इसका गुणनफल। अब आ जाइए इसी तरह से 91 का, 91 किससे जाएगा, किससे जाएगा ये देखिए 91 किससे जाएगा 7 से, कितने बार में जाएगा 30 टाइम्स 30 30, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आगे हुए, यानी कि 26 का, 26 के फैक्टर आपने क्या किए 2 × 30। इसी तरह से 91 का क्या किया फैक्टर आपने 7 × 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 30 ऊपर भी है और 30 नीचे भी है, यानी कि ये क्या है एक साथ। तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ आया यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पापो कितना आया 13, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है यही क्या होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, ठीक है। इसी का देखिए एलसीएम, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, जो अब देखो ये 2 है, 2 को ठीक है मल्टीप्लाई के साथ ये 7, और जिसका पेयर बन जाता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 सत्ते 91 और 91 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना 182, ठीक है। ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया, सिर्फ कहा गया है इसी सवाल का। इसी में कह रहे हैं हमसे कि ये भी जांच कीजिए। अब ये क्या गया, हमें एलसीएम पूछा था, एलसीएम हम निकाल चुके हैं, एचसीएफ पूछा, एलसीएम निकाल चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये भी हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो। तो हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो एचसीएफ लिखा है उसका मल्टीप्लाई, एलसीएम जो निकाला है उसका मल्टीप्लाई, तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल हम बारी बारी से करेंगे, तो वो आपस में कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, करते हैं पहले इन संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो देखो या क्या करेंगे, देखो आपको सरल तरीका बता रहे हैं, ठीक है करने का। क्या करो कि 26 है, एक संख्या गुणाई तो करना है, हमेशा चेक करना है, एक संख्या ये रहा, ठीक है। और इसको दे दीजिए समीकरण 1, तो लिख देंगे समीकरण 1 से या इक्वेशन, ठीक है। समीकरण 1 से दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि पहली संख्या कितनी है 26, 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 91, तो 91, ठीक है बराबर किसके आना चाहिए, इसके गुण एलसीएम कितना है हमारा 13 है, ठीक है। और गुणे एलसीएम कितना आया हमारा 182, ठीक है। तो देखिए ये आपस में बराबर आने चाहिए, अगर ऐसा है तो, अगर देखिए तो कर देंगे, काट दीजिए इसको, ठीक है। इसको काट देंगे तो हमारा अगर कट जाए पूरा पूरा तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बराबर है, सत्यापित हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए 13 से 13 दूनी 26, 2 अंक, 2 से काट दिया कितना आ गया 91, और ये 91 से कट गया कितना आ गया हमारा 1 बराबर 1, यानी कि ये आपस में बराबर आ गए हैं। बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, हमारा ये संख्या जो हमने समीकरण है हमारा, यानी कि कौन सा, दो संख्याओं का जो गुणनफल, ये वाला दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम तथा उसके एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यह बात हमारी सत्य होती है, ठीक है। इस तरह से ये सवाल हमारा हो जाएगा। ऐसा ही सेम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये लोग आप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं दूसरा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे 510 के हम करेंगे फैक्टर, तो करिए 510 के फैक्टर, यानी कि गुणनखंड किसके टेबल से, दूसरे टेबल से कट जाएगा, कितने बार जाएगा देखो 2 का टेबल कितने बार पढ़िए कि 5 से ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 ज्यादा नहीं है, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ठीक
बचा 1, इधर आ गया 11 हो गया, तो 2 पंजे 10, बचा 1 2 5 10। ठीक, अभी किससे जाएगा 5 से काट दीजिए डायरेक्ट, बचा 25, 5 1 5, किससे चला जाएगा 3 से, कितने बार में जाएगा 3 और 1 और 7 17। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा 17 से, ये क्या हो गया इसके गोल्डन कट हो गए। ठीक, आगे देखिए कितना है 92, बोला क्या है 92। ठीक है, उसको भी इधर ही लिख लेना 92, काटिए किससे जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 92, तो कितने के बार गया 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बार में, और कितना बचा हमारा, तो बड़ा बड़ा लिख लेना। ठीक, इसे भी दिखाई दे कहीं गलती हो। ठीक है, तो कितना जाएगा देखो, 2 कितने बार में गया 4 बार में, बचा कितना हमारा 1, कितना हो गया 6। फिर देखिए किससे जाएगा 2 से। ठीक है, कितना हो गया 2 और 3, फिर ये किससे जाएगा 23 है, तो 23 से ही जाएगा, तो कितने बार 1 बार। तो इसी का अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए सबसे पहले इसी का कैसे क्या करेंगे, फैक्टर तो लिख ही दिया है, तो 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को 2 गुणे, ठीक है 5 गुणे में 3 गुणे 17, 3 गुणे 17। ठीक है, 510 को हमने ये इस तरह से लिख लिया। अगला देख लीजिए 92, यानी कि 92, 92 को कैसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी कि 2 गुणे में 2 गुणे में 23। ठीक है, तो इसमें किसका देखिए एक ही का पेयर बना है, यानी कि ये ऊपर भी है ये नीचे भी है, तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है यानी कि 2। तो इसका HCF कितना हो जाएगा डायरेक्ट, HCF कितना आ गया इसका 2, LCM कितना आ गया हमारा, LCM क्या करेंगे, इस 2 को तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो 2 को एक बार लिख लिया। अब इस 2 को, यानी कि ये 5 है, तो इसको 5 को गुणा ये 3, ठीक है, इसी के गुणे के साथ ये 17 है, गुणे में ये वाली जो 2 और गुणे में ये 23, इन सबका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये LCM आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे काटेंगे, तो इतना ना करके हम आप लोगों के लिए सबसे सरल तरीका इस पे भी कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब देखें फिर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 510, तो सबसे पहले लिख दीजिए 510 गुणे में कितना 92, तो 92 बराबर होगा किसके, इसके HCF कितना आया हमारा 2, तो 2 गुणे, अब LCM में क्या क्या देखो, LCM में क्या आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, काटिए 2 से काट दीजिए कितना आ गया 255। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा हमारा 5 1 51। ठीक है, और 51 17 दिया 51, तो 51 से 51 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा देखो, ये 2 हमारा ये वाला 2 रह रहा है। ठीक है, इस 2 को और हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई के साथ, तो देखिए 23 दूनी 46 और दूनी 92, 92 से 92 कट गया, यानी कि 1 बराबर 1 हमारा आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM तथा HCF के बराबर है। अब भाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, तो हमारे 3 संख्या ये रही 12 13 और 21, सॉरी 12 15 21, 12 15 21, तो यानी कि है 12 15 और 21। इसको हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड इससे पिछली वीडियो में हमने इस तरह के सवाल देखे भी थे, उसमें क्या था सिर्फ 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं, बिल्कुल सेम वैसे ही ये होगा। इसमें भी देखो हमने कितने सवाल लिए हैं 1 2 3 सवाल थे, हमने बुक से तीनों लिए हैं, इसमें से हम आपके लिए 2 करेंगे। ठीक है, और एक आपके लिए हम घर के लिए देंगे, आप लोग करना, उस पर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखते हैं इसके 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 2 से कर दीजिए, 2 से कितने बार में जाएगा, कितने बार आया 6, तो किससे फिर कर देंगे 2 से। ठीक है, कितना आ गया 3, फिर कितना 3। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे 15 का, कितने से 3 से, कितने बार गया हमारा 5 बार, 5 का 5 1। अब इसी तरह से 21 का करेंगे, 21 किससे आ जाएगा 3 से, कितने बार में 7 बार में, 7 7 1 7।
ठीक है, ये क्या हो गया इसका फैक्टर। और इसी का क्या करेंगे हम, ऐसे देखो सबसे पहले लिखेंगे 12, 12 का क्या किया हमने गुणा, 2 × 2 × 3। ठीक, इसी तरह से किसका 15 का, 15 का क्या किया हमने 3 गुणे, देखो 3 × 5, तो हम क्या कर सकते हैं 3 को 3 के नीचे और गुणे 5 को अलग। ठीक है, इसी तरह से 21 का, 21 का कितना 3 गुणे 7। ठीक है, तो 7, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ के लिए क्या होता है, सबको जो तीनों में हो कॉमन तो वो लिखते हैं। तो कितना है हमारा 3, कितना है 3, यानी कि तीनों में कौन सा है, सिर्फ 3 ही है, तो तीनों में है, तो क्या हो गया 3। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम, एलसीएम कैसे लिखेंगे, सबको एक एक बार, इसको भी एक बार, ठीक है, ये 2 ये 2, इस 3 जिसका पेयर बन जाता उसको भी एक बार लिखते हैं, गुणे में ये 5 और गुणे में ये 7, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए कितना हो गया 7 × 5 = 35, 35 दिया 35, ठीक है, 35 दूरी 70, 70 दूरी 140, 140 यानी कि 420, कितना आ गया इसका 420। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे देखिए, 17, 17 एक हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 17 के टेबल में आएगी। इसी तरह से 23, 23 भी अभाज्य संख्या है तो ये भी किसकी 23 के ही टेबल में आएगी, तो एक बार में। और 29 ये भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या है 29 के टेबल में एक ही बार में आएगा। तो इसलिए इसका क्या है सभी का यानी कि क्या आया कॉमन इसमें नीचे 1, यानी कि सब एक ही बार आया है। देखिए कैसे 17 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणे 1, और उसके बाद 23, 23 को कैसे लिख सकते हैं 23 में गुणे 1, ठीक है, और उसके बाद 29 को 29 गुणे 1। इसमें एचसीएफ कितना आया देखिए, एचसीएफ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, सब में 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है, इनका सबका गुणा करेंगे हम, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा 11,339। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका क्या होगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का क्या हो जाएगा, वो सॉरी एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें और एक सवाल रह गया है वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कर लिया इसको, अच्छे सवाल है, बहुत ही सरल है, इससे सरल नहीं हो सकते हैं, और ये पेपर में आने लायक तो वैसे है नहीं इतना इसमें कुछ, लेकिन हाँ कर लीजिए, सीखेंगे आगे भी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए कर लीजिए। करना है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को अगर अच्छे नंबर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और हमारी जो वीडियोस हैं इन सबको लोगों के पास शेयर करो। और देखो हमारा क्वेश्चन 4 क्या रहा है, मासा दिया गया है, यानी कि मासापा, मासापा दिया गया है। ठीक है, तो मासापा दिया गया है तो किसका दिया गया है 306 दिया गया है, तो एंड 3657 यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ यानी कि मासापा दिया गया, कितना दिया गया है 9। ठीक है, और लासा क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू 306 यानी कि दो संख्या है, एक ये और एक ये, इन दोनों का एचसीएफ दिया, 1 2 दोनों का क्या दिया यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया है 9। हमें ज्ञात क्या करना है एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सब करने से पहले जो हमें दिया गया है हम उसको ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया गया है 306,
653, इन दोनों का HCF दिया गया है, कितना दिया गया हमारा 9। ठीक, आगे संख्याएं कौन सी हो गई, 2, एक ये, और पूछा क्या है LCM हमसे पूछा गया है, तो जो पूछा गया है उसको हमें निकालना। आपको सबको, अगर आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसका टू क्या होता है, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं संख्याओं के HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है ना, अगर यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसी संख्या के एलसीएम और उसी संख्या के HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। ये क्या था आपका फॉर्मूला, एक ही है, दोनों को दो लिपियों में लिख दिया, दोनों भाषाओं में लिख दिया हमने। ठीक, संख्याएं कौन सी थी, 306, तो 306, दूसरी कौन सी थी 657, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बराबर किनके आएगा, एलसीएम, एलसीएम तो हमें दिया ही नहीं है, निकालना है, तो एलसीएम हमने पैसा रख दिया। HCF दिया गया है, कितना दिया गया HCF दिया गया हमारा 9। ठीक, अब ये जो मल्टीप्लाई में है ना 9, ये इधर डिवाइड में ले आओ, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, और इधर बचेगा सिर्फ हमारा एलसीएम, क्या बचा इधर एलसीएम, काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और बचे कितने, 3 3 चौक 36, और इनका 34 और इसका अगर हम 36 मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,338 आएगा क्या एलसीएम। इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अब करते हैं क्वेश्चन दूसरा। देखिए अब हम क्वेश्चन 5 को करेंगे। क्वेश्चन 5 करने से पहले हम आपको बता दें, आप लोगों के जो सामने वीडियोस जो होती है वो आपके सामने 7 शाम को 7 PM, ठीक है ना, 7 PM पर ही करेक्ट टाइम पर पहुंचा करेंगी, और इनका जो टाइमिंग होगी वो क्या रहेगी, इनके जो दिन होंगे वो शुरुआत के 3 दिन, यानी कि सोमवार, ठीक है, मंडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि जो शुरुआत के 3 दिन होंगे, 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचा करेगी। क्या पहुंचा करेगी, क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचा करेगी। और उसके बाद जो 3 दिन होते हैं, कौन कौन सा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है, इन 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 10th की मैथ्स पहुंचेगी। क्या मिलेगी, क्लास 10th की मैथ्स मिलेगी। ये जो है ये फाइनल वाला है, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, और ये आज से ही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों के पास संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन आप लोगों के पास क्लास 10th की साइंस, ठीक है ना, का 1 शॉट पहुंचा करेगा। क्या 1 शॉट, ठीक है ना, क्या पहुंचा करेगा 1 शॉट, हर चैप्टर का 1 शॉट आप लोगों के पास पहुंचा करेगा। कौन से दिन, रविवार को। और देख लीजिए, और इसके अलावा भी आपके पास छोटी छोटी वीडियोस, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचा करेगी। लेकिन ये जो हुआ करेंगी, ये जो आपके सामने लिखी है, ये आप लोगों के साथ लॉन्ग वाली होंगी, यानी कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल वीडियोस हुआ करेंगी। तो ये थी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को, और इसी हिसाब से लोगों के पास बताइए कि सोमवार को, मंगलवार और बुधवार को आप लोगों के पास क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचेगी। क्लास 12th वालों को भी यहाँ पे फायदा होगा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन दोनों दिन, इन 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 10th की मैथ्स पहुंचेगी, ठीक है ना। मैथ्स बहुत ही अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट। और उसके बाद रविवार वाले दिन आप लोगों के पास साइंस पहुंचा करेंगे, और उसका भी 1 शॉट। 1 शॉट का मतलब होता है एक टाइमिंग शिफ्ट 7 PM, क्या 7 PM, यानी कि शाम का, ठीक है ना। तो इसको हम अब रफ कर रहे हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट एंड फाइनल। आगे देखिए,
और जो भी चैप्टर कराए जाएंगे वो आपका पूरा का पूरा कराया जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट और अच्छे से अच्छी तरह से। जैसे लिखा है चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n का अंतिम अंक शून्य होता है या अंक शून्य पर समाप्त होती है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको 6 पावर n दिया गया है तो 6 पावर n सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 पावर n, n क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबको पता है कहां से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, 3 से, 1 से कि 0 से, कहां से होते हैं, 1 से। वेरी गुड, 1 2 3 और डॉट 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 इस तरह से चलती जाती है। कहां तक जाती है ये, इनफिनाइट तक, यानी कि अनंत तक चलती चली जाती है। तो वही अगर ये कह रहा है कि n की जगह पे आप 1 रखो, n की जगह पे 2 रखो, n की जगह पे 3 रखो, अगर n की जगह पे 1 रखा, n की जगह पे 2 रखा और n की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो इसकी क्या जो अंतिम अंक आता है वो 0 आता है, ये कह रहे हैं हम। तो हम रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने n बराबर 1 रखा, वैन जब n इजकल टू 1, ठीक है, जब n बराबर 1 हो तब, देन ठीक, तब क्या होगा कि रखते हैं, देखो क्या होगा, 6 पावर 1, 6 पावर 1 मतलब 6, अगर 6 की जगह पे 2 रखा तो 6 पर जगह पे 2 तो 6 इंटू 6 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 36। अगर 6 की पावर 3 रखा तो कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 3 6 का पारा 3 बार, यानी कि 6 का 3 बार मल्टीप्लाई, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका मतलब कितना होता है 216। लेकिन लास्ट में आप देखना क्या, 6 6 6, कभी भी 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका अंतिम अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। द नंबर इज नॉट एंड बाय एंड ऑन 0, यानी कि इसकी जो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होता है, 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे नॉट एंड ऑन डिजिट 0, ठीक है, 0 पर, यानी कि शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया है, चेक किया है। ऐसे ही और भी आप रखना, 4 रखना, 3 6 रखना, 7 5 8 9 100 तक रखना, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11, 7 का 11 में मल्टीप्लाई विद 13, उसका जो आंसर है उसमें 13 का मल्टीप्लाई प्लस 13 उसमें फिर 13 जोड़, और 7 मल्टीप्लाई 6, 7 में 6 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 3 2 और 1 का मल्टीप्लाई, और उसमें जोड़ना है 5, जोड़ दीजिए। तो जो आंसर आए वो सब क्या होगा, आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है ये, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल से कट जाए, किसी से भी कट जाए, वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना। सब जो भी किसी भी एक संख्या से भी कट जाए वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है ना, अपने टेबल में या 1 से, जिनका जो अगर HCF निकाल, इनके अगर हम फैक्टर करें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन सा, एक वो जो वो खुद है, ठीक है, और एक वो जो 1 है, ठीक है, तो 2 ही होंगे, वो सब कहेंगे प्राइम नंबर्स। और इसके अलावा तीसरा किसी का भी अगर फैक्टर हो जाता है तो सब वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम भी क्या करेंगे, शॉर्ट में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इसका एक कम से कम फैक्टर और हम कर ले, तो हम वही देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का संख्या की 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13
का मल्टीप्लाई किया 777 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 मल्टीप्लाई किया 13 सत्ते 91 1, ठीक है 9 13 सत्ते 91, ठीक है और 91 और 9 100 कितना आया 100 प्लस 13 जोड़ दीजिए कितना हो गया 1014 ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है क्या कौन सी संख्या लिखते हैं 7 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5 इधर 5 लिखना भूल गए कोई बात नहीं। 7 छंग 42 42 पंजे 210 इक्के चौक 84 840 84 6 84 का 6 में मल्टीप्लाई 8 84 ठीक है 0 8 4 लगा 2 और 4850 ठीक कितना आया 5040 और प्लस का ये रहा 5 कितना आया 5045 कितना आया 5045 ठीक। अब 5045 आया। अब हम इसके अगर हम फैक्टर करके देखते हैं जैसे कि ये फैक्टर है 2 के टेबल में आ रहा है कर दिया 500 अरे ये तो 2 से कट गया इसका मतलब है ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है इसके लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटना ही कटना है तो लास्ट में 5 है 5 से हमने काट दिया अरे ये भी कट गया अब ये भी कट गया तो इसका मतलब ये भी क्या है कंपोजिट नंबर 5 से कट गया ना। अगर ये कट गए हैं तो सीधी सी बात है ये डिवाइड हो रहे हैं डिवाइबल हो रहे हैं इनका फैक्टर हो रहा है। अगर फैक्टर हो रहा है तो लिख देंगे दीज आर कंपोजिट नंबर ये सब क्या है भाज्य संख्याएं हैं लिखेंगे ये है भाज्य संख्याएं है क्या है ये भाज्य संख्याएं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो किसी भी टेबल से कट जाए यहाँ दिखाई दे रहा है 2 से कट रहा है या 5 से कट रहा है इसका मतलब दोनों कंपोजिट नंबर है लिखेंगे दीज आर कंपोजिट नंबर ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है ठीक है सब क्या है कंपोजिट नंबर ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने किया। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न आखिरी प्रश्न है कौन सा 7वां। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है एक मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है यानी कि एक वृत्ताकार यानी कि एक सर्कुलेशन पाथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है वो इस मैदान का जो पूरा एक राउंड होता है वो लगाने में 18 मिनट लेती है 18 मिनट लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट यानी कि ज्यादा लग रहे हैं रवि को उसी को लगाने में 18 की जगह पे कितने लगते हैं 12 यानी कि कम लग रहा है। मान लीजिए कि दोनों एक ही दिशा पर एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो वो कितनी देर बाद पुनः उसी जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था वहां पे मिलेंगे। तो ये हमें निकालना है कितनी देर बाद यानी कि समय निकालना है। सीधी सी बात है एक दिया गया है आपको 18 एक दिया गया 12। अब ये जो मिलेंगे वो कुछ ना कुछ दूरी चलेगा। पहले जैसे रवि है मान लीजिए सपोज दैट सोनिया है सोनिया चलने में कितना लेती है 18 एक चक्कर में एक चक्कर में कितना लिया 18 रवि लेता है उसी को 12 ठीक है। चक्कर की जो लंबाई है वो कितनी है दोनों की सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो भी लग रहा है इन दोनों से ज्यादा लग रहा है यानी कि 18 से और 12 से यानी कि अब ये मिलेंगे ना तो ये 18 से पहले मिलेंगी और ना ये 12 से पहले मिल सकते हैं। सीधी सी बात है दोनों कभी भी 18 मिनट से पहले नहीं मिल सकते क्योंकि जो एक का तो लग रहा है ना 18 जब तक वो घूम के आएंगी तब तक 18 मिनट हो जाएंगे तो 18 से ज्यादा लगेंगे ठीक है ना। तो 18 से ज्यादा लगेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे इनके फैक्टर्स करते हैं। तो हम देखो फैक्टर अगर कर रहे हैं करो देखो
जैसे 18, और अगर इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे या फिर उसके बाद एलसीएम लेना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम निकाल दे रहे हैं। एलसीएम निकाला कितना, 2 9 6, 3 से काट दिया कितना आ गया 3, इधर कर दिया तो 2, फिर 2 से काट दिया 3 1 3 1 1, तो क्या आया इसका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 36, तो एलसीएम कितना आया 36। तो अगर एलसीएम 36 आया तो इसका मतलब है ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। देखो सवाल कितना बड़ा, आंसर कितना सा, 200 है, 200 सवाल है तो बड़ो, आंसर है 200, तो ऐसा होता है। तो जामे का कर सकते हैं हम लोग, तो जाको जय एक ही उपसाय है कि हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्या करेंगे, नोट करेंगे, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। और इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, और 1.1 कंप्लीट होगी ही अब हम करेंगे 1.2, वो भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।